नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम डे 29 का एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। और रेगुलर बेसिस पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कराता हूं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं या जनरल स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन यहाँ पर होगा ये 29th सेशन होगा इस पर्टिकुलर सीरीज का। इससे पहले टोटल में 28 वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप रिवीजन सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहला दिया जा रहा है कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड is organized by United Nations Framework Convention on Climate Change. UN Convention to Combat Desertification is not a legally binding agreement. UNFCCC, UNCCD and Convention on Biological Diversity are the 3 Rio Conventions. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इससे कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो ये लैंड फॉर लाइफ अवार्ड होता है, ठीक है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है यूएनसीसीडी। ठीक है, यूएनसीसीडी जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है। यहां पर जो ये यूएनएफसीसीसी यहां पर दिया गया, ये ऑर्गेनाइज नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है वो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है वो यहां पर देता है। और उसके बाद यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड जो है ये एवरी 2 ईयर्स में दिया जाता है। ठीक है, हर 2 साल में जो है ये अवार्ड यहां पर दिया जाता है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस लिए अवार्ड दिया जाता है? क्योंकि आपने यहां पर क्या किया है कि जो भी एफर्ट्स आपके यहां पर हैं, ठीक है, कि भाई लैंड पे जो भी बैलेंस यहां पर बना रहे, है ना, उस चीजों के लिए जो आपने इनोवेशन वगैरह यहां पर किया, एक्सीलेंस यहां पर जो है उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड हर 2 साल में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा यहां पर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यूएनसीसीडी जो है इसकी स्थापना यहां पर कब हुई थी? ये हुआ था आपका 1994 में। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो भी यहां पर डिजर्टिफिकेशन है, जैसे जो लैंड डिग्रेड वगैरह हो जाती है, उन सब चीजों को रोकने के लिए ये यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जो है वो यहां पर लॉन्च किया गया था 1994 में। और ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है ना, मतलब इसमें जो भी यहां पर इसको साइन करेगा तो जो भी यहां पर पॉलिसीज निकल कर सामने आएंगी उनको आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा, इसमें ऐसा कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है और पहला स्टेटमेंट भी जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो बस अगर आप इससे भी देख लोगे तो इससे भी आपका जो क्वेश्चन होगा वो यहां पर सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो केवल एक ही ऑप्शन है जो बच रहा है, वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यूएनएफसीसीसी, यूएनसीसीडी एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये तीनों क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा रियो कन्वेंशन। जैसे आप सभी को पता है कि एक अर्थ समिट हुई थी, है ना, तो अर्थ समिट जो है ये कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था, 1992 में। और ये कहां पर हुआ था? ये रियो में हुआ था। ठीक है, तो उसी के ये 3 कन्वेंशन हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नेटो कहते हैं। और उससे रिलेटेड यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात यहां पर बोली जा रही है कि नेटो वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द वॉशिंगटन ट्रीटी। तो वॉशिंगटन ट्रीटी यहां पर हुआ था, उसके बेसिस पे जो है इसकी स्थापना यहां पर करी गई। दूसरी बात, all the NATO decisions are taken by the consensus of all the 30 members of the organization। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो नेटो का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या जो वॉशिंगटन ट्रीटी है उसके द्वारा यहां पर स्टेब्लिश किया गया था। कब स्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 4 अप्रैल 1949। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा हो गया, बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी कि भाई हम यहां पर क्या करेंगे कि सोवियत यूनियन से आपको जो है वो प्रोटेक्शन यहां पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप नेटो किसी भी कंट्री के ऊपर एक के ऊपर अटैक करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के ऊपर आप यहां पर क्या कर रहे हो? अटैक कर रहे हो। तो वो सब लोग
एक साथ यहाँ पर रिटेलिएट करते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा, नेटो का हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो नेटो का हेडक्वार्टर जो है ये ब्रसेल्स में है, और ब्रसेल्स जो है ये बेल्जियम की कैपिटल है, ठीक है। और नेटो जो है वो यूएस डोमिनेटिंग यहाँ पर एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी डिसीजन यहां पर आपको लेना है, ठीक है, तो उसमें जो 30 मेंबर्स हैं, ठीक है, देखिए 30th मेंबर जो था वो कौन था, वो था नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। तो नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि वो आखिरी कंट्री था जिसने अभी नेटो को यहां पर ज्वाइन किया है, ठीक है। तो 30 मेंबर्स हैं, तो सभी लोग जो भी यहां पर डिसीजन लेंगे उसके बेसिस पे नेटो जो है वो यहां पर काम करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। सो बोथ 1 and 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीलिमिटेशन, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन वगैरह जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज में था, है ना, आप सभी को पता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई डीलिमिटेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। पहली बात, द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कैरिड आउट बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as per article 82 of the Indian Constitution. The Parliament enacted delimitation act after every census. The first delimitation exercise was carried out in 1950-51. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम डीलिमिटेशन के बारे में समझते हैं। देखिए डीलिमिटेशन क्या है कि किसी भी जो भी हमारी यहां पर बाउंड्रीज वगैरह होती हैं, या जो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह होती हैं, जैसे विधानसभा के इलेक्शन हो गए, लोकसभा के इलेक्शन हो गए, तो उनके लिए जो बाउंड्री होती है उनको फिक्स करना या रीड्रॉ करना। तो उससे यहां पर क्या होता है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम डीलिमिटेशन यहां पर कहते हैं, ठीक है। अब एक बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कैरिड आउट बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर यहां पर सरकार के अनुसार यहां पर काम होगा तो फिर तो क्या होगा कि फिर वो अपने फेवर में चीजों को यहां पर करते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो ये क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा इसके लिए ना एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड पैनल होता है, ठीक है। तो अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो है वो यहाँ पर ये पूरा की पूरी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि डीलिमिटेशन कमीशन की कोई भी जो भी यहाँ पर फाइनल चीजें करी गई हैं उनको आप कोर्ट में जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि अगर हम आर्टिकल 82 के बारे में देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 82 है वो कहता है कि पार्लियामेंट इनेक्ट करेगा एक डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहां पर आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 170 है ना, ये स्टेट के बारे में बात करेगा, ठीक है। आर्टिकल 82 जो है ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपका पार्लियामेंट के बारे में, है ना, जो लोकसभा की सीट्स वगैरह का रीअलोकेशन वगैरह यहां पर किया जाएगा। और आर्टिकल 170 स्टेट्स जो है वो भी अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिटेशन एक्ट के बेसिस पे हर सेंसस के बाद जो है वो यहां पर उसको रीड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। या करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं करें, ठीक है। ये बात यहां पर आपको बताई जा रही है। दूसरी बात, अगर हम पहले डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करेंगे तो पहला डीलिमिटेशन कमीशन जो यहां पर किया गया था वो प्रेसिडेंट की बिहाफ में किया गया था, प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो उनकी यहां पर मदद करी थी। और उसके बाद यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो पहला एक्सरसाइज यहां पर था ये 1950-51 में आपको देखने को मिलेगा। और डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये इनेक्ट कब हुआ, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये इनेक्ट हुआ था 1952 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में आपसे, ठीक है। और पहला जो डीलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज यहां पर हुआ था वो 1950-51 में हुआ था, प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साथ में किया था, ठीक है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो 1 ओनली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। चलिए, विथ रेफरेंस टू द पावर सेक्टर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो पावर सेक्टर से रिलेटेड यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपके करेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी जो सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द पावर सेक्टर इज परमिटेड अप टू 74% अंडर ऑटोमेटिक रूल, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं
जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसके लिए कुछ आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां पर बताऊं, तो याद रखिएगा इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के मामले में तीसरे नंबर पर है, लेकिन कंज्यूम करने के मामले में सेकंड नंबर पर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिएगा आप, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। और उसके बाद यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे देश में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेवलपमेंट यहां पर होगा, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो आपको यहां पर काम करती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, और आज के दौरान अगर हम देखेंगे तो एफडीआई जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में, वो यहां पर टोटल 100% जो है वो ऑटोमेटिक रूट से आपको देखने को मिलेगा। 74% नहीं है, वो आपको 100% जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, सो 1 ओनली जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द नेशनल पॉलिसी ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज एन अपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961। ठीक है, तो अभी ये काफी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अपने डीएनए सेशन में भी काफी बार आपको ये चीजें जो है वो पढ़ा चुका हूं। तो इंडिया ने जो है ना वो यूनाइटेड नेशन के, जैसे अगर आप बात करेंगे सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स जो है 1961 का, उसको भी साइन किया हुआ है ना। फिर उसके बाद जो कन्वेंशन है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971, उसको भी साइन किया हुआ है। और उसके बाद कन्वेंशन ऑन इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988, है ना। तो जितने भी यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन है, इंडिया ने उसको साइन किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ये बोली जा रही है कि अगर हम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के बारे में बात करेंगे, तो ये भारत सरकार के द्वारा 1986 में जो है इसको यहां पर बनाया गया था। ठीक है, एनसीबी की स्थापना कब हुई? 1986 में यहां पर इसकी स्थापना हुई। और नार्कोटिक ड्रग्स है ना, एक एक्ट था, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी आपको ये देखने को मिलेगी। तो इसको बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, PSY, ये हो गया आपका PSY CHOTROPIC। ठीक है, साइकोट्रोपिक एक्ट। और ये एक्ट कब का है? ये है आपका 1985 का है। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। और अगर देखिए हम यहां पर क्या बात करें कि आर्टिकल 47 के बारे में बात हो रही है, तो आर्टिकल 47 जो है ये किससे रिलेटेड है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मतलब जो भी स्टेट है उसके पास ये अधिकार यहां पर दिया गया है कि जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उसको मेडिकल पर्पस के लिए तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीजें जो कि मनुष्य के हेल्थ के लिए यहां पर इंजूरियस यहां पर हो सकते हैं, उनको आप यहां पर बैन कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो यहां पर अलग अलग तरीके के जो यहां पर ये एक्ट वगैरह बनाए गए हैं, ये इस बेसिस पे बनाए गए हैं कि भाई डीपीएसपी में यहां पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार को कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज जो है वो मनुष्य की सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसके लिए आप एक्ट बना सकते हो। ठीक है, बाकी एक बात यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, जैसे ड्रग अब्यूज कंट्रोल है, ठीक है, ड्रग अब्यूज कंट्रोल, अगर इसमें पूछेंगे कि ये जिम्मेदारी किसकी है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, ड्रग अब्यूज कंट्रोल जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आपको देखने को मिलेगा। सो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, तो तीसरा गलत है। सो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर C 1 and 2 ओनली जो है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गए 5 क्वेश्चन आपके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, तो अब ये भी न्यूज में था, तो कॉर्पोरेशन टैक्स से रिलेटेड यहां पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। इट इज अ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन द ग्रॉस इनकम ऑफ इंटरप्राइजेस। द पब्लिक कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 आर लाइबल टू पे कॉर्पोरेशन टैक्स। द टैक्स इज लिवाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें जो हमारा यहां पर इसका राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इसमें ये याद रखिएगा ये एक डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। इम्पोज ऑन द ग्रॉस इनकम ऑफ द इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि ये ग्रॉस इनकम के ऊपर नहीं लगता है, या तो ये नेट इनकम के ऊपर लगेगा, ठीक है, नेट इनकम, और यहां पर या फिर आपका प्रॉफिट, नेट इनकम और प्रॉफिट, ठीक है, इसके ऊपर यहां पर लगेगा, ये ग्रॉस इनकम के ऊपर यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत यहां पर हो गया। अब अगर मान लीजिए कि चाहे वो पब्लिक कंपनीज हो, ठीक है, पब्लिक प्लस प्राइवेट, ठीक है, दोनों कंपनीज की बात हो रही है, पब्लिक प्लस प्राइवेट कंपनीज, जो कि भारत में किसके अंतर्गत, जो कंपनीज एक्ट है 1956 का, ठीक है, उसके तहत यहां पर अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो उनको यहां पर क्या होगा कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो यहां पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के लिए, पब्लिक प्लस प्राइवेट कंपनीज बोथ। उसके बाद यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी यहां पर अगर हम देखेंगे तो सितंबर 2019, ठीक है, ये जीडी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि सितंबर 2019 में इंडिया ने जो कॉर्पोरेशन टैक्स था, ठीक है, पहले कितना था, वो था 30%, और उसको हमने यहां पर कितना कर दिया, उसे हमने कर दिया 22%। ठीक है, और ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर चीज है ये एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए है ना, एग्जिस्टिंग जो कंपनीज थी उनके लिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में चाह रहे थे हम कि बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह यहां पर निकलकर सामने आए। ठीक है, और उसके बाद 25% से 15% जो है वो किसके लिए कर दिया था, ये न्यू कंपनीज के लिए यहां पर कर दिया था। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, ये सितंबर 2019 की बात हो रही है, और अभी भी यही रेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो भी टैक्स यहां पर होता है वो इनकम टैक्स एक्ट जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1961 का, उसके बेसिस पे जो टैक्स वगैरह होते हैं वो यहां पर लगाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। देखो पहला अगर आप गलत कर देते तो ये सब वैसे ही गलत हो जाता, तो एक ही ऑप्शन बचता, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। The national highways in India are notified under Section 3 of the National Highways Authority of India Act 1988. The Bharatmala Pariyojana aims to fully digitize and automate the entire process of land acquisition. ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर है जो कि आपको यहां पर सही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारे देश में नेशनल हाईवेज होते हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल यहां पर ऑफिस आपको देखने को मिलेगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो कि यहां पर नेशनल हाईवेज के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के ऊपर यहां पर काम करती है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, इसमें बोला जा रहा है कि नेशनल हाईवेज इन इंडिया आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर याद रखिएगा नेशनल हाईवे एक्ट जो है, ठीक है, नेशनल हाईवेज एक्ट, ठीक है, ये कब का है, ये आपको 1956 का यहां पर देखने को मिलेगा। तो हमारे देश में जो नेशनल हाईवेज हैं उनको नोटिफाई किसके तहत यहां पर किया जाता है, ठीक है, वो यहां पर किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। ठीक है, और एक बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो NHAI है ना, NHAI, ठीक है, वॉज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो दोनों जो है वो यहां पर क्या है, ये अलग अलग है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हमारे देश में जो नेशनल हाईवेज है उनको हम कौन से एक्ट के तहत जो है वो नोटिफाई करते हैं, तो वो है नेशनल हाईवेज एक्ट 1956। लेकिन जो हमारे देश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के तहत यहां पर किया गया। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। बाकी आप सभी लोगों को भारतमाला परियोजना जो है उसके बारे में तो पता ही है ना, लेकिन यहां पर क्या है कि ये प्रोसेस जो है उसमें हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट वगैरह की जो कनेक्टिविटी है ना, उसके साथ ही साथ जो पोर्ट वगैरह है, ठीक है, उसमें हम
अलग अलग तरीके से रूट वगैरह डेवलप करना चाहते हैं, तो वो भारतमाला परियोजना के तहत आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट यहां पर पोर्टल है जिसको बोलते हैं भूमि राशि पोर्टल। ठीक है, ये है आपका भूमि राशि पोर्टल। ठीक है, तो भूमि राशि पोर्टल जो है इसको यहां पर कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमको यहां पर क्या करना है कि जो भी लैंड एक्विजिशन वगैरह होता है, ठीक है, इसकी पूरी की पूरी जो यहां पर हमारा मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमें पूरा का पूरा जो यहां पर सिस्टम है लैंड एक्विजिशन का, वो यहां पर क्या करना है कि उसको जो है हमें ये मान लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि जो लैंड एक्विजिशन है उसकी पूरी प्रोसेस जो है वो हमें यहां पर क्या करना है कि वो हमें डिजिटाइज यहां पर करना है। ठीक है, और याद रखना भारतमाला परियोजना के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भारतमाला परियोजना जो है ये 2015 में यहां पर स्टार्ट हुआ था, है ना, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें हम क्या करेंगे कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिंपल सी बात आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे हाईवे वगैरह के प्रोजेक्ट वगैरह हैं उनका डेवलपमेंट हमको यहां पर करना है। ठीक है, तो ये बात यहां पर आपको बताई गई है। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत है, तो करेक्ट पूछा जा रहा है। सो नाइदर वन नॉर टू जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका बिल्कुल सही है। पहली बात है द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द रीफ स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म नोन एज कोरल पॉलिप्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहां पर क्या है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप देखोगे तो कोस्ट ऑफ जो यहां पर आपको मिलेगा, किस कोस्ट पर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड में। ठीक है, कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड में देखने को मिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट कोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये है ना, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये चीज जो है ये बिल्कुल यहां पर आपको सही दी गई है। और उसके बाद जो है आउटर स्पेस से भी यहां पर देखा जा सकता है, मतलब इतना बहुत बड़ा ये आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें जो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको कोरल पॉलिप्स यहां पर कहा जाता है उससे मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सो बोथ 1 एंड 2 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहां पर हम जो बात करेंगे इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ठीक है चीज यहां पर दी गई है जिसको हम बोलते हैं पिग्मी हॉग। ठीक है, तो पिग्मी हॉग जो है वो क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का एनिमल है। ठीक है, तो पिग्मी हॉग के बारे में अब हम यहां पर कुछ चीजें जानेंगे। तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो पहली बात है कि द पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और IUCN की जो रेड लिस्ट है इसमें इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में यहां पर रखा गया है। ठीक है, देखिए अगर हम यहां पर बात करेंगे तो पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि कई सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें यहां पर क्या है कि जैसे कंजर्वेशन, जैसे ये PHCP अगर आप देखोगे तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे एक यूके का ट्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आसाम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कई सारे और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सब लोग इसमें आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि इसको ना इंप्लीमेंट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको इंप्लीमेंट करते हैं एनजीओस। ठीक है, जो एनजीओस हैं वो यहां पर करेंगे, कौन कौन से, एक तो करेंगे अरण्यक, ठीक है, अरण्यक, ठीक है, एंड इकोसिस्टम्स इंडिया, इकोसिस्टम्स इंडिया। ठीक है, तो ये दो आपको यहां पर एनजीओस देखने को मिलेंगे। अरण्य बेसिकली मतलब वन को ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब इकोसिस्टम इंडिया और अरण्यक जो है ये दोनों एनजीओ हैं जो इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसका मतलब यहां पर जो है ये गलत है। और उसके बाद यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मैंने ये यूके का आपको बताया ना, तो यहां पर एक ना ड्यूरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है ना, कि भाई जो ड्यूरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां पर है, और क्योंकि यहीं से पिग्मी हॉक जो है आप ये कह सकते हैं कि इसका कंजर्वेशन जो है वो यहां पर स्टार्ट करने की बात यहां पर करी गई थी। ठीक है, और
IUCN की रेड लिस्ट में अगर आप देखोगे तो पिग्मी हॉक जो है ये इंडेंजर्ड है, बिल्कुल सही है। साइट्स में अगर आप देखोगे, जो साइट्स आपको देखने को मिलेगा, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसकी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, मतलब कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन जो है इसको प्रोवाइड करी गई है। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे देश का है 1972 का, इसके शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब यहां पर भी आप कह सकते हैं कि इसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करी गई है। तो करेक्ट पूछा गया है, पहला गलत है, दूसरा सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं इबोला वायरस डिसीज के बारे में, ठीक है, ईवीडी, और आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहली बात है, इबोला वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड नियर द इबोला रिवर इन साउथ अफ्रीका। इबोला स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको आरटीपीसीआर बोलते हैं। टेस्ट इज यूज्ड फॉर इट्स कंफर्मेशन। ठीक है, तो आरटीपीसीआर जो है ये काफी न्यूज में है, तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। देखिए, इबोला वायरस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि जैसे आप सिंपली कह सकते हैं कि वाइल्ड एनिमल से ह्यूमन में आएगा। ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, ठीक है, उससे ह्यूमन में होता है और फिर ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम इसको बात करेंगे फर्स्ट टाइम जो है ये कब डिस्कवर किया गया था, तो फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया गया था 1976 में। और इबोला रिवर मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये साउथ अफ्रीका में नहीं है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो ये आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो है वो आपको ये चीज देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहां पर था ये, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरी बात यहां पर अगर आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए कि इबोला स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट से भी जो है वो यहां पर आपका ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देगा, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है बिल्कुल। और उसके बाद यहां पर क्या होता है कि जो भी यहां पर आरटीपीसीआर वगैरह होता है, ठीक है, एक तो आरटीपीसीआर के बारे में याद रखिएगा और एक जो एलिसा होता है, ठीक है, ELISA है ना, एंटीबॉडी कैप्चर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये एलिसा टेस्ट जो होता है, ये दोनों टेस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आरटीपीसीआर भी है और एलिसा भी है, तो दोनों चीजें आपको ये देखने को मिलती हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल आज के 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस किए। ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख कर जाइएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का जो कोर्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और ये इसका मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो 249 है ना, मतलब एक महीने आप 249 रुपीज में इनरोल कर सकते हो। तो जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको कराता हूँ ना, तो मैंने आपको ना टोटल अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पर कुछ सेशन प्रोवाइड किए और कुछ मैंने डेली न्यूज एनालिसिस में भी डिस्कशन किए। तो जून से लेकर सितंबर तक के सारे करंट अफेयर मैंने आपको कवर करा दिए। ठीक है, और हमारे डेली न्यूज एनालिसिस वाला जो कोर्स है इसमें मैं अक्टूबर का डिस्कशन जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये काफी यूजफुल होगा आपके सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, अभी 14 नवंबर वाला एग्जामिनेशन भी और आगे जो आने वाला है उसके लिए भी। तो आप इसको अगर कर लेंगे कंप्लीट तो फिर आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप हमारा एसएसबी प्रिपरेशन के कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। 14 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है, 15 तारीख से ये कोर्स यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक है, एक नया मंडे रहेगा और एक नए मंडे में नई शुरुआत आप कर सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल के लिए वीडियो आपको जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो उस पर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, या आप यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो की लिंक वगैरह भी देख सकते हैं। बाकी ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो। डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको वीडियोज मिल जाएंगे, तो उससे भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था आज का हमारा सेशन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।